हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। जीके जीएस के टॉप प्रश्नों का सॉल्यूशन जानेंगे, वो भी विस्तार में डेली की तरह, और देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के सेशन में आज क्या है कुछ खास। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है बिम कडफिसेस, बी है कनिष्क, सी है नहपान और डी में क्या दिया हुआ है बुधगुप्त। तो जो बुध का सिक्का पर अंकन है वो हो जाएगा किसके, तो कनिष्क के। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। वही बात करें अगर कनिष्क को, तो बौद्ध धर्म का द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो कनिष्क को। तो ये पॉइंट इसमें ऐड करेंगे कि बौद्ध धर्म का द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो कनिष्क को, द्वितीय अशोक। वहीं इससे संबंधित और पॉइंट में क्या जान सकते हैं, तो आपको पता है कि जो बौद्ध संगीति हुई थी चौथी, कैमी बौद्ध संगीति, तो चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, तो कनिष्क के शासन काल में ही हुई थी। तो ये भी ध्यान आपको रखना है, जो कि कहाँ हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। वहीं जब और बात करेंगे इससे संबंधित पॉइंट की, तो आपको पता है कि कनिष्क जो था किस वंश का, ये क्या था, सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो ध्यान रखना है ये कुषाण वंश का, किस वंश का, तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। तो क्या पता आपसे क्या पूछ ले, इसलिए हर तरह से आपको इससे मेन पॉइंट जो है ध्यान में आपको रख लेना है। वहीं बात करें कि कनिष्क के सिक्कों पर अनेक धर्मों के देवी देवता, इस तरह से इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि इसके सिक्के पर, किसके सिक्के पर, तो कनिष्क के सिक्कों पर क्या था, अनेक धर्मों के देवी देवताओं का भी, अनेक धर्मों का देवी देवताओं का क्या था, और उनके प्रतीक का चित्रण मिलता है। तो ये भी तो पूछ सकता है कि किस पे मिलता है, तो ये पॉइंट भी ध्यान आपको रख लेना है, प्रतीक का चित्रण मिलता है। और ये सब सारा पॉइंट आपको भी नोट डाउन करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। ऑप्शन ए में यहाँ क्या था, बिम कडफिसेस। तो बिम कडफिसेस की अगर बात कर ले, तो ये क्या था, भारत में कुषाण शक्ति का, पूछे अगर आपसे कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, शॉर्ट में लिख देते हैं, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो बिम कडफिसेस को माना जाता है। तो ये आप इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर कुषाण की बात आई है, तो एक पॉइंट इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, तो जो कुषाण सर्वाधिक सोना का सिक्का, क्या, तो सर्वाधिक सोना का सिक्का, सर्वाधिक सोना का जो सिक्का था वो कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था। कुषाण वंश के किसने चलाया था, तो शासकों ने चलाया था। तो आप लोग खुद देखिए कि एक प्रश्न में आपको कितने सारे डाटा और मिल गए डिटेल में। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट सेशन है, ज़रूर पूरा वीडियो देखें। दूसरा क्वेश्चन की अगर बात कर ले, तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो बहुत से ब्यौरे हैं ये उत्तर मेरूर शिलालेख में मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसमें बात करें उत्तर मेरूर शिलालेख, जो कि सभा संस्था का, किस चीज़ का, तो सभा संस्था का क्या करता है, विस्तृत वर्णन करता है, विस्तृत वर्णन क्या करता है, उपस्थित करता है, उपस्थित
करता है और किसके शासन काल से ये संबंधित है? तो परांतक प्रथम। कौन सा? परांतक प्रथम के शासन काल से संबंधित है, शासन काल से संबंधित है। ये एक पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर लिया गया। वहीं अगर बात करें कि और क्या पूछ सकता है प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित, तो पूछा जाता है कि जो चोल प्रशासन की सबसे विशेषता थी वो कौन सा स्वशासन था? तो एक पॉइंट यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं कि चोल प्रशासन की जो सबसे उल्लेखनीय विशेषता या फिर महत्वपूर्ण विशेषता वो क्या था? उनका ग्रामीण स्वशासन। और ये प्रश्न काफ़ी बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है, तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रख लेना है। अब बढ़ जाएंगे आज के तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न आ गया है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वो करवाया था कृष्ण प्रथम ने। देखिए यहाँ कृष्ण प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों दिया हुआ है, लेकिन जो इसका आंसर हो जाएगा वो कृष्ण प्रथम हो जाएगा। वहीं बात करें तो इस तरह से एक पॉइंट, एलोरा में जो एक कैलाश मंदिर है, अगर आपसे पूछे कि किस मंदिर का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा शैलकृत मंदिर का। किसका? शैलकृत मंदिर का उदाहरण है कौन? एलोरा का जो कैलाश मंदिर है। वहीं बात करें ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, ये क्या है? द्रविड़ स्थापत्य शैली में। किस शैली में? तो द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना एक हिंदू मंदिर है। तो शैली भी ध्यान रखना है और किस मंदिर का उदाहरण है ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? एक हिंदू मंदिर है। आगे इसमें अगर बात करें तो सबसे मेन पॉइंट जो क्या बनता है कि अगर आपसे पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा हो जाएगा? तो ये सबसे बड़ा गुफा मंदिर में भी आ जाएगा क्या? एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि इससे संबंधित पॉइंट में हो गया। वहीं बात करें और क्या पूछ सकता है, तो ये जो कृष्ण प्रथम थे, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ये किस भगवान से संबंधित है? तो ये शिव भगवान से। तो भगवान को भी ध्यान रखना है। ऐसे तो आप समझ ही गए होंगे कैलाश का नाम आया है तो कि शिव के नाम से है। और एलोरा में जो है वो कितनी गुफा हैं ये भी पूछा जाता है, तो कुल 34 शैलकृत गुफा है। शैलकृत गुफा है। आशा करते हैं आपको पॉइंट वाइज क्लियर रहेगा। बढ़ जाएंगे आज के चौथे नंबर प्रश्न की ओर। संविधान में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में? और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट में से भी एक है। तो ये जो हुआ है अनुच्छेद केवल 352 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं जब बात करेंगे मंत्रिमंडल की, तो इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन से मंत्री शामिल होते हैं, तो केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। और ये क्या है? ये जो है मंत्री परिषद का एक भाग्य है। मंत्री परिषद का क्या है? एक भाग है। तो ये बात भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। हालांकि संविधान के मूल भाग में इसका वर्णन नहीं है, बल्कि यह क्या है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1978 द्वारा किस में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 352 में। तो ये पॉइंट भी आपको संशोधन भी ध्यान रखना है कि कौन सा संशोधन नियम में जोड़ा गया है।
अगर पूछे कि कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करते हैं या फिर मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं कौन, प्रधानमंत्री यानी कि पीएम। तो हो गया इसमें इतना सारा पॉइंट और आपको करना है नोट डाउन। बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न की ओर और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। इस सेशन से संबंधित आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो ज़रूर करें कमेंट में। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, यानी कि किस अनुसूची में दिया हुआ है, तो ये अनुसूची हो जाएगा 7वीं, ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें कि आपको पता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो है जब बात आई है तो 3 सूचियों में बांटा गया है। कितनी सूचियों में बांटा गया है, तो 3 सूचियों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी सूची हो जाएगी, तो वो सूची पहली है संघ सूची, जो कई बार आपको बता चुके हैं कि किसमें कितना विषय रखा गया है। दूसरी सूची की बात करें तो राज्य सूची। तीसरी सूची की अगर बात करेंगे तब कौन सा हो जाएगा, समवर्ती सूची। जो लोग पुराना वीडियो नहीं देखें वो प्लीज़ देख लेंगे, शुरू से जाके आपको ज़्यादा समझ में आएगा और इसी तरह का रेगुलर सेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं बात करें कि भारतीय संविधान के भाग 11 में, किसमें, तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर कहाँ तक, 255 तक क्या है, किस चीज़ का चर्चा किया गया है, तो केंद्र राज्य विधायी संबंधों की, इस तरह से लिख सकते हैं कि विधायी संबंधों की विस्तृत चर्चा की गई है। आपको हम पूरा बेसिक रूप से डिटेल देने की कोशिश करते हैं ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। चर्चा की गई है, तो ये आपको इसमें क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। बात जब आई है कि ये क्या कहता है, राज्य सूची में कितने विषय को रखा गया है, तो ध्यान रखेंगे 59 विषय को। और संघ सूची में कितने विषय को रखा गया है, तो संघ सूची में रखा गया है 98 विषय को। और समवर्ती सूची की अगर बात कर लेंगे तो संघ सूची है ना, हाँ, तो समवर्ती सूची में कितने विषय को रखा गया है, 52 विषय को। तो इसका विषय भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, चूँकि पूछ लिया जाता है। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए आ गया है अगला प्रश्न, क्या मिलान करना है और क्या मिलान करना है, तो राज्य निर्माण की तिथि। तो देख लेते हैं कि क्या क्या है। बात आई है किसका, हरियाणा का, तो सही हमको देखना है कि कौन सा सुमेलित है। तो हरियाणा की जब बात आती है तो 1 नवंबर 1966, तो ये क्या है, सही है। तो पहला नंबर ही सही दिया हुआ है। वहीं आगे भी अगर देखते हैं तो मिजोरम जो कि दिया हुआ है 25 जून 1986, तो ये गलत है। तो जब ये गलत डेट है तो इसका सही डेट क्या था, तो मिजोरम का जो स्थापना या निर्माण तिथि है वो होगा 20 फरवरी 1987। तो ये हो जाएगा मिजोरम का। वहीं तेलंगाना की बात करेंगे तो 15 अगस्त 2014 गलत दिया हुआ है। तो फिर इसका सही डेट क्या है, तो सही डेट हो जाएगा 2 जून 2014। तो ये हो जान गए। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो दिया हुआ है 20 नवंबर 2000, जो कि गलत है। तो इसका सही डेट क्या है, 1 नवंबर 2000। तो ये सारे राज्यों का गठन वर्ष आपको एक जगह नोट डाउन कर लेना है कि क्या कब पूछ ले सकता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें कि वर्तमान समय में क्या है, भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। और कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो वो हैं 8 संघ राज्य क्षेत्र।
तो ये डाटा भी पूछा जाता है, हालांकि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद भी होगा। और इसका उल्लेख आपको किस अनुच्छेद में मिलेगा, तो किस अनुसूची में मिलेगा, तो प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में, चूँकि काफ़ी बार पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में ये एक है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, और आपको सारे विषय का प्रश्न इसमें शामिल किया जाता है, स्पेशली जीके जीएस के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो जल जाती है, इसका कारण पूछा गया है, तो ये क्लोरीन के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चूँकि क्लोरीन का जो उपयोग होता है वो किस लिए होता है, तो जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, तो ये क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक, वही बात करें अवरक्त किरण के कारण दिया हुआ है, तो आपको पता है कि अवरक्त किरण जो है ये वो ऊष्मीय विकिरण है। क्या है, तो ऊष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ेगा उसका ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अवरक्त किरण ऊष्मीय विकिरण है, जो जिस वस्तु पर पड़ती है तो क्या होता है, ताप उसका बढ़ जाता है। तो ये इसको ध्यान में रख सकते हैं। वहीं बढ़ जाएंगे अब अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका घनत्व पहले तो हमें पता होना चाहिए ना, कि मतलब कितना होता है, तब जाके डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा सही क्रम होगा। तो इसमें पहले देख लेते हैं इसका आंसर। जो सही क्रम होगा सोना, पारा और क्या, इस्पात, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अब एक तरफ आपको पदार्थ और एक तरफ घनत्व इसका लिखा देते हैं, चूँकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला की बात करेंगे सोना की। आपकी बाबू सोना वाली सोना नहीं है, यहाँ प्रश्न सोना, तो उसका समझिएगा सेंस। ठीक है, अगर बात करेंगे सोना का घनत्व का, तो कितना होता है, 19.3 ग्राम सीसी प्रति सीसी, इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह अगर सोना के बाद 12 की बात आई है तो पारा का जानेंगे, तो पारा का याद रखिएगा 13.6। और क्या कहता है, इस्पात को आप लोग ढूंढना है कि इस्पात का कितना होता है, ये आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा। बाकी रहा और कुछ का, जल का पूछे तो घनत्व इसमें देखना है, तो जल का घनत्व 1 हो जाता है। और लोहा का पूछेगा तो लोहा का 7.85। शीशा का भी पूछा जाता है तो 11.4। और क्या बच गया, किसका पूछा जाता है, तांबा, हाँ तांबा का भी पूछा जाता है 9। ठीक, तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आएंगे 9वें नंबर प्रश्न की ओर। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं, तो ये जो बनी होती हैं पॉलीमर से, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें क्या करना है आपको, बस ये प्रश्न का आंसर ध्यान में रख लेना है। जब बात आई है पॉलीथीन की, तो आपको पता है बहुलक का भी चर्चा आएगा, और बहुलक में भी पूछा जाता है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण, मतलब उदाहरण दिया हुआ रहेगा, आपको पूछ देगा कि किस बहुलक का उदाहरण। तो इसमें ध्यान रख सकते हैं, ऊन हो गया, चमड़ा हो गया, रेशम हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, या फिर रुई हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब इत्यादि प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। एक प्रश्न और क्या बनता है यहाँ पर, बहुलक की जब बात आई है तो रबड़ का पूछा जाता है कि रबड़ को बल्कनीकृत करने के लिए
किस तत्व का प्रयोग होता है या कौन सा तत्व उसमें प्रयुक्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, सल्फर तत्व प्रयुक्त होता है। ठीक, ये छोटा छोटा पॉइंट जो है आपको लिखाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन ज़रूर करेंगे। ये आप ही लोग के लिए लिखा जाता है। आ जाएंगे आज के 10वें नंबर प्रश्न की ओर, जो कि हरित क्रांति का कार्यान्वयन करने के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया, ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो कारण था इनमें से वो था कि छोटी भू जोते, कृषि ऋण की प्रचुर आपूर्ति, या फिर कृषि यंत्री, ये सब सारे जो रीजन दिए हुए हैं सारे इसी रीजन के कारण चयन नहीं किया गया। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। वही बात करें तो एक प्रश्न क्या काफ़ी बार पूछा जाता है कि हरित क्रांति, तो हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? ये आपको पता होगा कि गेहूं से, खास करके स्पेशली, ऐसे तो ये खाद्यान्नों से संबंधित है। वही बात करेंगे कि हरित क्रांति का भारत में शुरुआत कब हुआ था। भारत में शुरुआत की अगर बात कर लें तो ये शुरुआत जो हुआ था 1966 से 67 के टर्म में हुआ था। ठीक, वहीं भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा MS स्वामीनाथन को। किसको? MS स्वामीनाथन को। और ये सब आपको पॉइंट पहले से भी पता होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। और इस हरित क्रांति का जो लाभान्वित राज्य था शुरुआत में, तो उसमें था पंजाब सबसे ज़्यादा, फिर हरियाणा, और क्या कहता है उसके बाद जो था हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि राज्यों को मिला था इसका लाभ हरित क्रांति से। तो ये छोटा छोटा पॉइंट को नोट डाउन ज़रूर करें, बार बार आपको ये बात हम बोलते ही हैं। आ जाएंगे 11 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि फिर से मिलान करना है। पर क्या मिलान करना है? गंगा नदी प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ सही सुमेलित है? अच्छा, नदियाँ सुमेलित करना है और इसका स्थान से। तो इसमें से पहले तो देख लेते हैं कि सही कौन सा है। पहले अलकनंदा और पिंडार, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग, ये सब बहुत बार आपको हम लिखवाए हैं, टॉपिक वाइज में भी पढ़ाए हैं। अलकनंदा और धौली गंगा, विष्णुप्रयाग, या फिर अलकनंदा और गंगा नंदप्रयाग। तो इनमें से जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा अलकनंदा और धौली गंगा, जिसका मिलने का स्थान है कौन सा? विष्णुप्रयाग। अब बात आई है रुद्रप्रयाग, जो कि ऑप्शन नंबर 1 गलत दिया हुआ था। तो इसका सही क्या कॉम्बिनेशन होगा, कौन सा नदी? तो रुद्रप्रयाग का जो नदी हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी। यहाँ क्या दिया हुआ था? पिंडार, इसलिए ये गलत हो गया। वही बात अगर कर्णप्रयाग की करेंगे तो इसमें ये भी गलत दिया हुआ था, इसमें हो जाएगा अलकनंदा और कौन सा? पिंडार। ठीक, तो ध्यान रख लेना, एक ही जगह आपको अच्छे से कलेक्ट करके लिख लेना। वहीं अलकनंदा और धौली गंगा विष्णुप्रयाग हो गया। बात करेंगे अगर नंदप्रयाग की, तो नंदप्रयाग का कौन सा नदी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अलकनंदा और कौन सा? नंदाकिनी। नंदप्रयाग तो नंदाकिनी, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट में से एक है। और धौली गंगा, और या फिर यहाँ पर और क्या रह सकता था? विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। ठीक, तो इसको आप क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। और एक और होता है कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। तो देव प्रयाग का कौन सा हो जाएगा? तो भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर।
और यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम लायक प्रश्न यहाँ दिए जा रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ अपने मिलन स्थल के साथ सही सुमेलित है? फिर से नदी है और सहायक नदी और उसका स्थान बताना है। तो देख लेते हैं। तो जो सभी सुमेलित देखते हैं, पहले इसमें से कौन? गोमती का स्थान क्या है? कन्नौज, सही दिया हुआ है। गंडक, गाजीपुर, घाघरा, छपरा, यानी कि उपरोक्त में से सब क्या है? सही है। संगम स्थल इसका दिया हुआ। तो इसमें क्या कहता है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना था ही नहीं, जिनको याद रहेगा वो आप खुद से बना लीजिएगा तुरंत। इस पे इसलिए ज़्यादा टाइम देंगे नहीं और बढ़ जाएंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर। अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं? तो अल्प मतलब क्या होता है? अल्प मतलब तो कम होता है। तो यहाँ अल्पाधिकार पूछा गया है, आ गया है इकोनॉमिक्स का प्रश्न। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा कि बाजार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चूँकि जो अल्पाधिकार होता है ये बाजार में क्या होता है? तो विक्रेताओं की संख्या कम होती है। अभी बोले ना कि कम का सेंस होता है, तो विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो ये एक पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है। वहीं जबकि क्रेताओं की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। क्रेताओं की संख्या अधिक होगी। विक्रेता यानी कि बेचने वाला और क्रेता यानी कि खरीदने वाला। तो इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं और इसमें कुछ है नहीं जो लिखाया जाए। आ जाएंगे सीधे 14 नंबर प्रश्न पे। केंद्रीय बजट में युवा उद्यमियों द्वारा एग्री स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन हेतु किस निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ये हुआ है कृषि वर्धक निधि। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और किसके द्वारा? तो युवा उद्यमियों द्वारा। किस ऐप्स के प्रोत्साहन हेतु? तो एग्री स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन हेतु। तो इसमें आप क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे। वही अगर बात कर लें तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि ये किस विकास के अंतर्गत आते हैं? तो ये समावेशी विकास के अंतर्गत आते हैं। समावेशी विकास के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये एक पॉइंट इसमें ध्यान रख सकते हैं। आएंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर, जो कि होगा 15 नंबर प्रश्न। और 15 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। चंद्रयान 3 LVM-4 द्वारा हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च कब किया गया? ये ध्यान भी रखना है कि कहाँ से लॉन्च किया गया पूछा जाता है। हर तरह से घुमा के प्रश्न पूछ सकता है। तो ये होगा, डेट क्या था? 14 जुलाई 2023। तो इस डेट को आप लोग ऐसे भी नहीं भूलिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गर्व वाला डेट है भारतवासियों के लिए। वहीं बात करें LVM-4 जो दिया हुआ है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं LVM-3M4। इस रॉकेट को पूछ सकता है कि और किस नाम से जाना जाता है? तो इस रॉकेट को और नाम से जाना जाता है फैट बॉय नाम से। फैट बॉय नाम से। ये एक पॉइंट इसमें ऐड डाउन करेंगे। वहीं बात करें कि जब बात आई है चंद्रयान 3 का, तो इसका तो डेट हमें ध्यान रखना ही है। वहीं अगर पूछ दे कि चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 2 का भी जो डेट है, लॉन्च डेट, उसको ध्यान रखना है। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। अब 1 को क्यों छोड़े? तो चंद्रयान 1 की अगर बात कर ले तो 1, 2, 3 तीनों को याद रखना है। तो ये हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक, वही चंद्रयान 3 में नया प्रणोदन मॉड्यूल
किसका प्रयोग किया गया था, तो सेब का प्रयोग किया गया था। तो इसको लिखना नहीं है, बस जानकारी के लिए बता दिए। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी, ये कौन सी नदी हो जाएगी, ये हो जाएगी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी। और इसका PDF अगर आपको चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल का नाम क्या है आप लोग याद हो गया होगा, याद कर लीजिए, सॉल्यूशन बाय PJ। इसको सब्सक्राइब कर लेना है। और BPSC TRE 4 में GK GS के प्रश्नों का आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये हो गया कोसी नदी। वहीं बात करें कि कोसी नदी का अगर आपसे मूल नाम पूछेगा तो सप्तकौशिकी, क्या हो जाएगा, सप्तकौशिकी। चूँकि यह हिमालय से निकलने वाली 7 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। और वही तो हमसे पूछा गया है कि 7 धाराओं से मिलकर कौन बनी हुई है। वही बात करें कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। पूछेगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। क्यों, और ये कोसी नदी से पॉइंट एक और क्या होता है कि मार्ग परिवर्तन वाली नदी, यानी कि बार बार क्या करती है, अपना मार्ग परिवर्तन करती है। तो मार्ग परिवर्तन वाली नदी की भी बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, कोसी नदी। वहीं कोसी नदी की अगर कुछ मुख्य सहायक नदियों की बात कर ले, पूछा भी जाता है, सहायक नदी की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, बागमती, कमला, भूतही बलान, बताइए भूत 50 भी आ गया, भूतही बलान, ये सब नदी का नाम है जो कि क्या है, कोसी की सहायक नदियों में से एक है। आ जाएंगे आज के 17 नंबर की ओर। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। आज बताइए, नदी नदी ही आप लोग को मिल रहा है, तो नदी से प्रश्न आप लोग मत छोड़िएगा। तो ये जो नदी हो जाएगा कौन सा, बूढ़ी गंडक। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो बूढ़ी गंडक जो है ऊपरी भाग में, किस भाग में, तो ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में किस नाम से जाना जाता है, तो सिकराना के नाम से, ये पूछ सकता है, तो सिकराना के नाम से जाना जाता है। और मोतिहारी के निकट ये घनौती नदी की धारा में मिलता है, उसके बाद बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें और इसमें क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ क्या है, महानंदी, महानंदा। तो इसकी अगर बात कर ले तो ये बिहार का, इसमें एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि बिहार का सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली, सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी है, होने वाली नदी है। तो इसको एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर जो कि है 18वां नंबर प्रश्न। क्या है 18वां नंबर, बिहार राज्य में चलाया जा रहा सास कार्यक्रम, सासू माँ को सास नहीं समझ जाइएगा, या सास कार्यक्रम है जो सास हम लोग लेते हैं, तो ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान से। तो आपको पता है निमोनिया में सांस का दिक्कत होता है, स्वास्थ्य से संबंधित है, और ये उसी के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। क्योंकि इस संक्रमण के कारण क्या होता है, निमोनिया आपको पता है कि ये फेफड़ों का एक संक्रमण, क्या है, संक्रमण है फेफड़ों का, और ये क्या करता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, यानी कि जीवाणु के कारण निमोनिया होता है। तो ये सांस कार्यक्रम किसके लिए है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके निमोनिया जो है नवजात और बच्चों की होने वाली बीमारी में से है। इसमें खांसी, बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में परेशानी, ये सब शामिल है। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप लोग को पता है कि आपके लिए सेशन में एक विषय से डेली 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो होगा साइंस का, जिसमें पहला नंबर आज का प्रश्न है,
प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, ये आपको बताना है। बहुलक है। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जाए, पक्षी का अध्ययन, और ये सब आपको हम फुल डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं, तो आपके एक रिवीजन के पर्पज से है। प्लीज़ सारे लोग आंसर दिया करें। तीसरा प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई आपको बताना है। आवृत्ति की इकाई, ठीक। और इसके पहले जो सेशन हुआ था उसमें आपसे हिस्ट्री के 3 प्रश्न पूछे गए थे, तो उसका आंसर हम आप लोग को बता देते हैं। पहला प्रश्न, इंडिया हाउस के संस्थापक आपसे पूछा गया था, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। जो लोग आंसर देते हैं अच्छी बात है, पर सारे लोग दिया करें। दूसरा पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन का वर्ष प्रारंभ, तो 1919। तीसरा प्रश्न, भारत एक खोज पुस्तक का लेखक, तो जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो गया आज का प्रश्न और उत्तर। अब बढ़ जाएंगे 19वें नंबर प्रश्न की ओर। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए कितना धन खर्च किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 39,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें आपको बस डाटा ध्यान में रख लेना है। बताइए कितना सारा महिला के लिए खर्चा किया जाएगा। तो महिला लोग तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखेंगे। बात करेंगे अगर 20वें नंबर प्रश्न की ओर, तो क्या है 20वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व खुशी रिपोर्ट प्रस्तुत या प्रकाशित करता है। तो विश्व खुशी रिपोर्ट जो प्रकाशित करता है वो हो जाएगा सतत विकास समाधान नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क है संयुक्त राष्ट्र निकाय द्वारा 20 मार्च 2017 को क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस को जारी किया गया था। तो ये एक पॉइंट इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। वहीं अगर आपसे पूछे कि प्रथम विश्व खुशहाली रिपोर्ट ये कब जारी किया गया था, तो ये 2012 में जारी किया गया था। तो ये संयुक्त राष्ट्र निकाय द्वारा और ये प्रथम विश्व, तो इसको ध्यान में रखना है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।